हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है ईरान के कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। यही ईरान जिसको हम बहुत टाइम से इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं, राइट। इनके साथ हमारी डील भी होती है, चाबार पोर्ट को भी हम डेवलप करना चाहते हैं। 120 मिलियन डॉलर हम अगले 10 साल 12 साल में यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और यही ईरान अब इंडिया के बारे में कुछ कमेंट्स करता है, एंड दिस इज नॉट फर्स्ट इवेंट जहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसा कुछ किया हो। अब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन, ऐसा क्यों हो रहा है, एंड क्या ईरान चाइना के साथ जा रहा है, इंडिया को काउंटर कर रहा है, क्या उनके रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं, क्या ये इंडिया ने क्योंकि यूएसए के साथ अच्छी दोस्ती करी है इसराइल को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द वॉर, इस वजह से हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर डिक्लेयर करने के लिए या लीडर प्रूफ करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, इंडिया को म्यांमार और गाजा जैसी सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये। इन सब चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन टुडे सेशन। सो फर्स्ट, व्हाई दिस इज इन न्यूज। पहली बात जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही, वी कान कंसिडर आवरसेल्स टू बी मुस्लिम। ईरान खामेनी क्लब्स इंडिया विथ कंट्रीज और एरियाज लाइक गाजा एंड म्यांमार जहां पे मुस्लिम लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, एंड इंडिया ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन। इंडिया ने इसे क्रिटिसाइज किया है। इंडिया हिट्स आउट आफ्टर ईरानियन लीडर क्रिटिसाइजेस ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। Despite strong ties, Khamenei's past criticism included India's handling of Muslim issue and Kashmir region. तो ये पहला इवेंट नहीं है, इसके पहले भी ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। इन द ईयर 2017, 2017 में इन्होंने कश्मीर को कहा था एन ऑपरेस्ड नेशन। एक तो कश्मीर को नेशन कहा, एंड सेकेंडली ऑपरेस्ड नेशन जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। 2019 में इन्होंने क्रिटिसाइज किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, इसे कहा इन्होंने अगली एक्ट। और ये इन्होंने कब कहा, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मोदी जी एक बार इसराइल की विजिट पे गए थे, तब इन्होंने ऐसा कहा, बिकॉज ये इसराइल के तो दुश्मन है ही ईरान। तो मोदी जी जब विजिट पे थे इसराइल के, तब उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में बात की। 2020 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम्स आर बीइंग मैसेकर्ड इन इंडिया। अब इन सब स्टेटमेंट्स के पीछे क्या रीजन है, बिकॉज ऑन द अदर हैंड इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये किस नैरेटिव से, किस पर्पस से ये सब चीजें करते हैं, क्यों ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। व्हाई दिस इज हैपनिंग, और क्या ये इंडिया और ईरान के रिलेशन को अफेक्ट करने भी वाला है। और जब जब ऐसा हुआ है, जब भी इन्होंने ऐसा कहा है, इंस्टेंटली इंडिया ने उसके खिलाफ बात करी है, उसको क्रिटिसाइज किया है इनके स्टेटमेंट को। इंडिया ने थोड़ी भी कुताही नहीं बरती इसके अंदर कि भाई कहीं पे कुछ रोक दिया जाए या ज्यादा ना बोला जाए, रिलेशन खराब हो जाएंगे। इंडिया ने तुरंत हर चीज को क्रिटिसाइज किया है और स्टेटमेंट इशू किया है, जैसे कि अभी भी स्टेटमेंट इशू किया गया है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर स्टोरी, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इवोल्यूशन ऑफ ईरान। ईरान कैसे बना ये हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहला इवेंट होता है 632 एडी, डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की सडन डेथ होने के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया की दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, शिया एंड सुन्नी। एक जो फॉलोअर्स है शियातुल्लाह अली के, वो अपने आप को शिया कहते हैं, एंड दूसरे जो फॉलोअर होते हैं अबू बकर के, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। ये दो डिवीजन हो जाती है विद इन मुस्लिम पीपल। आज की डेट में ईरान शिया लोगों का सबसे बड़ा लीडर है और सऊदी सुन्नी का सबसे बड़ा लीडर है। दुनिया में जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑफ सुन्नी पीपल। शिया लोग ईरान, इराक, थोड़ा बहुत इन बहरीन एंड यमन यहाँ पे पाए जाते हैं। मेजरली बाकी पूरी मुस्लिम कंट्रीज आर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ये लड़ाइयाँ शिया और सुन्नी की, शिया का पॉपुलेशन क्यों पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड नहीं होता, बिकॉज ये प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद जो लड़ाई होती है वो होती है अबाउट द लीडरशिप। कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद
इन मुस्लिम लोगों के लीडर कौन बनेंगे? तो कुछ लोग जो शियातुल्लाह अली के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि शियातुल्लाह अली बनेंगे। जो अबू बकर के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि अबू बकर बनेंगे। हम सुनेंगे अबू बकर की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुन्नी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसमें सबसे खतरनाक इवेंट होता है इन 680 एडी, जिसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ करबला, जहां पे जो शिया लोगों के लीडर हुआ करते थे, हुसैन, उनको और उनकी फैमिली को असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है। बहुत लोग मारे भी जाते हैं। और इसके बाद ये शिया सुन्नी की लड़ाई खत्म होके शिया इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जाते हैं और सुन्नी का पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है सुन्नी इस्लाम का। और इसी दिन को, ट्रेजेडी ऑफ करबला को, हम मुहर्रम के नाम से जानते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज बैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अब यहां से आगे ईरान के रीजन में, इराक के रीजन में पूरा शिया इस्लाम ग्रो करता है, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सुन्नी इस्लाम ग्रो करता है। अब ईरान में पहलवी नाम की एक डायनेस्टी आती है इन द 20th सेंचुरी। अब हम आते हैं धीरे धीरे रिसेंट फेस के ऊपर। 20वीं सदी में यहाँ पे एक पहलवी डायनेस्टी आती है, जिसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस होता है, यूएसए एंड यूरोप। और 1921 से 1979 तक पूरे ईरान को वेस्टर्न तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जाती है बाय द पहलवी डायनेस्टी। रजा शाह पहलवी, ये उनके राजा हुआ करते थे। ये पूरा व्हाइट रिवॉल्यूशन करते हैं ईरान में, टू मॉडर्नाइज, वेस्टर्नाइज एंड लिबरलाइज ईरान। अब ऑफ कोर्स इसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है 1947 में। 1950 में 15 मार्च को इंडिया इस्टेब्लिश करता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद ईरान। तो इंडिया ईरान को रिकॉग्नाइज करता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इंडिया फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और इस नॉन अलाइनमेंट के टाइम पे इंडिया का टिल्ट थोड़ा तो यूएसएसआर की तरफ था ही। और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अगर देखें तो इस पहलवी डायनेस्टी का जब तक रूल था, तब तक ईरान वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए। ईरान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था। और ऑटोमेटिकली अगर ईरान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त बनेगा और इंडिया यूएसएसआर का बहुत अच्छा दोस्त है, तो इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं होंगे। इट वॉज नेचुरल, जो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1979 में ईरान और यूएसए के बीच प्रॉब्लम हो जाती है। ईरान में एक तरीके से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ईरान के रिसोर्सेज जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे खरीदते हैं। ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सब बहुत ज्यादा होता है। ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। और इसके खिलाफ फिर ईरान के रिलीजियस लीडर, जो रिलीजियस क्लरिक है, जिनको वहां पे अयोतुल्ला कहा जाता है, अयोतुल्ला इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और अयोतुल्ला 1979 में लाते हैं इरानियन रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1979 विद द हेल्प ऑफ उलेमा और इंटेलेक्चुअल एंड रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। इनके हेल्प से इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एंड जो इंटेलेक्चुअल और उलेमा है उनके हेल्प से, जिसके मेन लीडर अयोतुल्ला कहा जाता है वहां के रिलीजियस क्लेरिक्स को। और उनके मेन लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस क्लेरिक उस टाइम पे थे अयोतुल्ला रोहुल्ला खोमेनी। ये जो अयोतुल्ला रोहुल्ला खोमेनी है, ये उनके लीडर बनते हैं, ईरानियन रिवॉल्यूशन करते हैं और ये पहलवी डायनेस्टी को हटाते हैं और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह इस्टेब्लिश करते हैं। इसको एक थियोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी मतलब रूल ऑफ गॉड है यहाँ पे। अब गॉड खुद तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं आएंगे, तो गॉड अपॉइंट करेंगे एक सुप्रीम लीडर जो रिलीजियस लाइन पे पूरे ईरान को चलाएगा। और ये सुप्रीम लीडर बनते हैं अयोतुल्ला रोहुल्ला खोमेनी। अब यहाँ पे अभी की पोजीशन क्या है, ये तो डायरेक्टली बन गए थे अयोतुल्ला रोहुल्ला खोमेनी बिकॉज वो लीडर थे। आज की डेट में यहाँ पे ऐसा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो होते हैं, भगवान के नीचे जो होते हैं सुप्रीम लीडर, और सुप्रीम लीडर के नीचे होते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम लीडर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस सुप्रीम लीडर की पोजीशन पे एक वहां के जो 88 इंपॉर्टेंट क्लेरिक्स है, 88 सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, वो अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को एज द सुप्रीम लीडर, जो कि 1979 में थे अयोतुल्ला रोहुल्ला खोमेनी। और 1989 में इनकी डेथ होने के बाद बने हैं अयोतुल्ला अली खामेनी।
जो अभी की डेट में है, जिन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। अब पहले तो हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, ईरानियन रिवॉल्यूशन होने के बाद ये एक इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, अयतुल्ला खमैनी इसके लीडर बनते हैं, अल्बो हसन इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। वहां पे ये सिस्टम है कि सुप्रीम लीडर इवन ये भी बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में कौन खड़ा रहेगा, कौन इलेक्शन में खड़ा रहेगा, चीफ जस्टिस कौन होंगे, किस तरीके से देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये सब सुप्रीम लीडर तय करते हैं। सो इट्स रिलीजियस लीडर जो उस पूरे देश को चलाते हैं। अब यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, लेकिन इसके बाद इनका वॉर होता है, ईरान इराक वॉर 1980 से लेके 1989। अब बिकॉज हमने ये देखा, जब यूएसए वॉज अ फ्रेंड ऑफ ईरान, राइट, यूएसए ईरान का फ्रेंड था। इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ उतने अच्छे नहीं थे, बट इंडिया के रिलेशन इराक के साथ बहुत अच्छे थे। सद्दाम हुसैन के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे थे। और जब ईरान इराक वॉर होता है, इस टाइम भी इंडिया जो है सद्दाम हुसैन से काफी ज्यादा ऑयल खरीदता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया इराक को सपोर्ट करता है इस वॉर में। एंड इस वजह से ईरान और इंडिया के रिलेशन और भी अच्छे नहीं होते। 1988 में ये वॉर खत्म होता है। 1989 में अयतुल्ला अली खामेनी ये इनके सुप्रीम लीडर बनते हैं, जो आज की डेट में भी इनके सुप्रीम लीडर है। अब 1989 के बाद धीरे 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 यूएसए के रिलेशन जो है, वो यूएसए के रिलेशन ईरान के साथ तो खराब थे ही थे, लेकिन अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी हो जाता है। जो इंडिया का दोस्त था, जो इंडिया का दोस्त था यूएसएसआर, उनके डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जस्ट अ मिनट। अब एक साइड में होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड धीरे धीरे इंडिया में भी 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, और इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हो जाते हैं। अब देखो इंडिया की आयरनी, इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ अच्छे होते हैं और ईरान के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हो जाते हैं। इतने साल हम रशिया के दोस्त थे, तो रशिया के साथ ईरान का बनता नहीं था, यूएसए दोस्त था। अब ईरान और रशिया दोस्त हो चुके हैं, इंडिया और यूएसए ज्यादा अच्छे दोस्त बन रहे हैं। इससे भी ईरान को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑफकोर्स हम बैलेंस करके चलते हैं ईरान के साथ भी रिलेशन, बट थोड़े बहुत इश्यूज तो होते ही है बिटवीन इंडिया एंड ईरान, बिकॉज ऑफ इंडियाज गुड रिलेशनशिप विद यूएसए। प्लस ईरान की प्रॉब्लम होती है विद अदर, यू कैन से मुस्लिम कंट्रीज एज वेल, जो सुन्नी है। मेन सऊदी अरेबिया के साथ इनकी दिक्कत होती है। अब यहां पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे चीजें जो है वो इवन ईरान और यूएसए के बीच में एक टाइम पे ठीक होने की कोशिश की गई थी। 2015 में ईरान और यूएसए के बीच में 1979 के बाद पहली बार रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन की जाती है, जिसे जेसीपीओए कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बराक ओबामा जी जो है, इन्होंने ईरान के साथ काफी बात की, बिकॉज ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री है और इनके साथ इतनी दुश्मनी और इतना ज्यादा टर्मोइल अच्छा नहीं है इस रीजन के लिए और दुनिया के लिए भी। इसलिए बराक ओबामा जी इनसे बात करते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस चीज को ठीक किया जाए। इवेंचुअली वो एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूएसएससी यूएनएससी, जर्मनी और ईरान, ये सब मिलके इस डील को साइन करते हैं, जिसके थ्रू ईरान कहता है कि ठीक है, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारे देश में आके हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्टडी कर सकती है। हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन 2016 में यूएस में इलेक्शन होते हैं और आते हैं डीजे ट्रंप, और डीजे ट्रंप 2018 में जेसीपीओए से, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से अब ईरान को बहुत गुस्सा आता है, ईरान को बुरा लगता है कि भाई यूएसए के कहने पे, बराक ओबामा के कहने पे ये सब हमने किया, सब चीजें की, इंडिया में हमारे, सॉरी, ईरान में आके हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उनको देखने की परमिशन दी। अब ये भाई साहब बैकआउट कर गए, हमारे साथ तो धोखा हो गया। और इसलिए अब ईरान जो है फिर से यूएसए के साथ रिलेशन खराब कर लेता है। अब अगर हम बात करें तो ईरान की तरफ से अगर देखें, तो ईरान तीन नैरेटिव्स, तीन चीजों के साथ लड़ रहा है। एक, ईरान का प्रॉब्लम विथ यूएसए, वो एक साइड पे चलता है, यूएसए को काउंटर करना है। सेकंड, वो अपने आप को रिलीजियस लीडर पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑफ इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे उनका मेन इशू होता है विद द सऊदी अरेबिया, उनको काउंटर करना है। एंड देयर इज वन मोर थर्ड पार्टिसिपेंट जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहा जाता, कहता है पूरी दुनिया में, दैट इज
तुर्की और तुर्की। तीनों को काउंटर करना है ईरान को, तीनों को काउंटर करना है ईरान को। और यूएसए ने सबसे पहले तो जेसीपीओए से बाहर हो गया, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर हो गया। सेकेंडली, यूएसए मार देता है ईरान के एक कुद्स फोर्सेस, जो वहां की बहुत ही इलीट फोर्सेस है, उनके सुप्रीम कमांडर या उनके मान लो जनरल जो होते हैं, आर्मी जनरल, कुछ फोर्सेस के जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में। फिर उसके बाद ईरान भी अग्रेसिव हो जाता है, ईरान जो है वो भी अग्रेसिव हो जाता है। ईरान अमेरिका को काउंटर करना चाहता है, एंड ये तीनों नेक्सस है। ईरान एंड सऊदी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ईरान, सॉरी, यूएसए एंड सऊदी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, प्लस यूएसए एंड टर्की बोथ आर मेंबर्स ऑफ नाटो। तो ये एक तिकड़म बन जाता है खिलाफ किसके? ईरान के। अब ईरान को भी इन सबको काउंटर करना है। ईरान का अपना तरीका है इन तीनों को काउंटर करने का, इन तीनों को काउंटर करने का अपना अपना तरीका है। जैसे कि ईरान बिलीव करता है इन प्रॉक्सी वॉर, इनके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करता ईरान, ईरान करता है प्रॉक्सी वॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी वॉर? प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह है कि ईरान इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। देयर विल बी वन पार्टी जो ईरान का दोस्त है, देयर विल बी अनदर पार्टी जो इन तीनों में से किसी का दोस्त है, जिससे इवेंचुअली कोशिश ये होगी कि एक तो ईरान डिस्टेबलाइज हो जाए, अमेरिका ये कोशिश करेगा, और ईरान ये कोशिश करेगा कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, टर्की इनको प्रॉब्लम हो, ये परेशान हो। एंड ऑटोमेटिकली अगर ईरान है तो ईरान के साइड से खड़ा हो जाता है रशिया, और अगर सामने यूएसए भी है तो इधर आ जाता है चाइना। तो ये बन जाते हैं इनके बहुत अच्छे दोस्त। सामने आ जाता है यूएसए, उनके साथ आ जाता है सऊदी, यूएई, कुवैत, ये ग्रुप सामने खड़ा हो जाता है, और इनके बीच में ये प्रॉब्लम्स होती है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडिया इनका भी दोस्त है, इंडिया इनका भी दोस्त है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ईरान को भी इंडिया के खिलाफ कभी कभी बात करनी पड़ती है। से ईरान इन सबको परेशान करने के लिए, जैसे टर्की एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करने के लिए, जो नाटो का मेंबर है, ये टर्की में सपोर्ट करता है कुर्द लोगों को, कुर्दिस्तान को। जो ये वो लोग हैं जो अलग कंट्री की डिमांड करते हैं टर्की से हट के, तो ऑफ कोर्स टर्की को प्रॉब्लम होगी इससे। इराक में इन्होंने अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी है, जिसके थ्रू वो काउंटर करते हैं, सीरिया में भी या लेबनान में भी। देन लेबनान में ये सपोर्ट करते हैं हिजबुल नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 दिन पहले न्यूज में थी, पेजर को लेके, इनके पेजर के अंदर है ना कुछ कर दिया था, पता करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये स्टोरी बताना एक बार कि मोसाद ने किया क्या, व्हाट एग्जैक्टली इजराइल और मोसाद डिड टू अटैक ऑन द हिजबुल के टेररिस्ट। देन सीरिया में इनकी खुद की सरकार है, बशर अल असद वहां के जो प्रेसिडेंट है वो एक शिया है, डिक्टेटर है मान लो, ये भी एक शिया है, तो वहां पे ये डिस्टेबलाइज करते हैं। इसराइल में ये गाजा को सपोर्ट करते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं, तो इसराइल के साथ लड़ लेते हैं। यमन में ये हौती रिबेलियंस को सपोर्ट करते हैं, जो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो इवन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने देखा हाउती रिबेल्स ने क्या किया, सऊदी अरामको नाम की ऑयल कंपनी के ऊपर अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हाउती रिबेल्स ने क्या किया, सैबोटाज कर दिया एक जापान का और नॉर्वे, बोथ आर फ्रेंड्स ऑफ यूएसए, इनकी शिप्स को। इसी के साथ ईरान अब अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट करता है। ईरान ने शॉट डाउन किया है अमेरिका को, ड्रोन को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंडर। और इन सब की वजह से अमेरिका ने क्या लगाए हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर 2018 से। अब इन सब की वजह से इंडिया ईरान रिलेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, इंडिया ईरान रिलेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। लेकिन इंडिया और ईरान के रिलेशन की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये ऑन एंड ऑफ अच्छे बुरे सब चले हैं। अब ईरान के साथ क्या होता है, जब ईरान नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं, इन दैट सिचुएशन इन्हें कहीं ना कहीं इंडिया के मुस्लिम या इंडिया के जो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा ना। अगर आप पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हो तो इंडिया के सपोर्ट में तो बात कर नहीं सकते। इन दैट सिचुएशन ईरान के लीडर को कभी कभी इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ता है।
अब उसका कोई आउटपुट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। अब अगर बात करें इंडिया और ईरान के बारे में, तो 2001 में, इसके बाद हमारे रिलेशन थोड़े ठीक हुए। 2001 में इंडिया और ईरान ने साइन किए डिफेंस कोऑपरेशन डील। फिर 2003 में हमारे चाबहार पोर्ट को यूज करने के टॉक्स के बारे में बात हुई थी, राइट। देन 2018 की अगर बात करें, या 2018 तक ईरान इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था, और ईरान का सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट मान लो, नॉट सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जिनको वो ऑयल बेचते थे वो भी इंडिया था। दैट मींस कितना अच्छा डील चल रहा था, लेकिन बाद में डिक्लाइन हो चुका है, बिकॉज 2018 के बाद यूएसए ने लगा दिए थे सैंक्शंस ऑन ईरान। अगर हिस्ट्री देखें तो इमाम खोमेनी, अब ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, या फिर लोगों के कनेक्शन, पीपल टू पीपल टाइज में देखा जाए, तो इंडिया में देर इज अ इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट इन कारगिल, जो शिया क्लेरिक को ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो इंडिया में भी अगर मान लो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिया पीपल इज इन ईरान, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिया पीपल इज इन इंडिया। दुनिया में अगर टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें, तो मुस्लिम पॉपुलेशन में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, एंड जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसमें से 15% हमारे देश में शिया मुस्लिम है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, शिया मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इन सबको अपीज करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर रखा गया है। हमारा देश के एक बहुत फेमस पर्सन मौलाना कालाबे जावेद, या जावाद, जो भी नाम है इनका, उनके बारे में विकीलीक्स ने ये रिलीज किया था कि 2006 में ये ईरानियन बैक चैनल डिप्लोमेसी के लीडर थे। बैक चैनल डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? इसे कहा जाता है कि इंडिया में ईरान ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है जो ईरान गवर्नमेंट की तरफ से निगोशिएट करता है, और वो इंडियन पर्सन है। तो काइंड ऑफ इंडिया ईरान के सपोर्टर मान लो। तो ये ईरान के सपोर्टर थे। 2006 में इनको ईरान पैसे देता था भारत सरकार को परसुएड करने के लिए कि ईरान को सपोर्ट करो। जब 2012 में हमारे देश में एक इजरायली डिप्लोमेट के ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम पे इंडिया ने कहा था इसमें ईरान का रोल है। तब इनका यूज करके इंडिया को परसुएड किया गया, ऐसा विकीलीक्स का मानना है कि इन्होंने इंडिया को परसुएड किया कि ईरान का इसमें कोई रोल नहीं था, ईरान का नाम हटाओ। तो इंडिया ने वो किया भी था। 2024 की अगर बात करें, तो 2024 में इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 120 मिलियन डॉलर खर्चा करने वाले हैं चाबहार पोर्ट में अगले 10 साल में, एंड 250 मिलियन डॉलर का हम ईरान को लोन भी देंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन अगर आप देखो तो स्ट्रेटेजिकली ये है कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को अपीज करने के लिए ईरान के लीडर को इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ता है। जब वो बोलते हैं, इंडिया तुरंत उसका रिस्पॉन्स भी देता है। फिर ईरान के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, उनको खुश रखने के लिए भी इंडिया के खिलाफ, चाइना का मेनली बात करते हैं, चाइना को खुश रखने के लिए इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ता है। इंडिया जब अपने रिलेशन यूएसए के साथ, इसराइल के साथ बढ़ाता है, तो इंडिया को एक बार समझाने के लिए ईरान, इंडिया के खिलाफ बोलना पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। बट अगर रियलिटी में देखें, तो हम दोनों का एक दूसरे पे इतना इंटरडिपेंडेंस है, मेनली ईरान के लिए इंडिया इतना जरूरी है कि ईरान इंडिया के साथ लड़ाई या फिर इंडिया के खिलाफ जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब समझते हैं वो कैसे। रिसेंट टाइम में, अब जो रिसेंट स्टेटमेंट आया उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने इस इजराइल पैलेस्तीन वॉर में इजराइल को थोड़ा सपोर्ट किया इनिशियली, कि भाई उनके पास राइट है कि उनके लोगों पर अटैक किया गया तो वो गाजा से बदला ले। तो इस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है? टू मार्क द ईद ए मिलाद उन नबी, जो अभी हुआ 2 दिन पहले, विच वॉज द बर्थ डे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज tried to make us indifferent to our shared identity of इस्लामिक उम्मा। इनका ये कहना था कि पूरे इस्लाम को फॉलो करने वाले वर्ल्ड में जो है वो एक है, एक जैसे है, सेम है, कोई अलग शिया सुन्नी नहीं है। We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious of the sufferings of Muslim enduring in म्यांमार, गाजा एंड इंडिया। तो भाई कंपेयर भी किसके साथ किया? म्यांमार और गाजा के साथ कंपेयर किया, और एनी अदर प्लेस।
यहां से इंडिया को प्रॉब्लम हुई। ये स्टेटमेंट आने के कुछ ही घंटों के बाद इंडिया का स्टेटमेंट आ जाता है, इंडिया की गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड द खामेनीज रिमार्क। एमईई के स्पोक पर्सन ने कहा है, वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। These are misinformed and unacceptable. Countries commenting on minorities are advised to look at their own record before making any observation about others. वो देश जहां पे 2 साल पहले आज की ही महासा अमीनी के साथ गलत होता है, वहां पे आज भी शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है, आज भी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट नहीं किया जाता, इतने प्रॉब्लम्स है, वो इंडिया के बारे में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जहां पे बनी हुई है और लोगों के पास राइट्स है उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, जहां पे मानना यह है कि देश चलाता है भगवान, है ना, और वहां पे उनके बताए हुए सुप्रीम लीडर है, डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं है। अब इंडिया का जो स्टैंड है कि इंडिया ने पहले ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे थे, लेकिन ईरान के जो यूएसए के सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं उस वजह से इंडिया ऑयल का डिपेंडेंस सिर्फ ईरान पे रख नहीं सकता, वी हैव टू डाइवर्सिफाई। कल को अगर ईरान ने ऑयल बेचना बंद कर दिया तो हमें तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई इंडिया इसको डाइवर्सिफाई करता है। इनके जो क्लोज रिलेशन है विद पाकिस्तान एंड नाउ विद चाइना, उस वजह से इंडिया अपने आप को इनसे डिस्टेंस करता है। इन्होंने रिसेंटली 400 बिलियन डॉलर की डील साइन करी है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स विद चाइना, जो एक बहुत बड़ी डील है, राइट, जो एक बहुत बड़ी डील है। देन अगर हम बात करें और तो इंडिया के ऊपर अपने नैरेटिव के लिए, इस्लामिक कंट्री का अपने आप को लीडर बताने के लिए जो ये कमेंट करते हैं वो इंडिया के खिलाफ है, वो इंडिया को पसंद नहीं है। इंडिया में 15% शिया पॉपुलेशन है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड हमारे देश में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिनको पूरे राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उन्हें कोई भी चीज की बंदी नहीं है, एक सेक्युलर स्टेट में वो जी रहे हैं। वो ईरान जैसे किसी ऐसे देश में जहां पे आप घूम भी नहीं सकते फ्रीडम से, हर चीज जो आपको करने का मन है वो भी नहीं कर सकते, वैसा सिचुएशन नहीं है। और वो हमारे देश के बारे में कमेंट करके बता रहे हैं, है ना, जस्ट फॉर द नैरेटिव का पर्पस, अपने एक नैरेटिव के लिए। तो इसलिए इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है इस चीज पे कि भाई इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं। अब अगर बात करें कि ईरान ये कमेंट कर सकता है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, उसका रीजन, ईरान जिसे पर्शिया कहते थे पहले, ये एक दुनिया की अच्छी प्रॉस्परस एरिया हुआ करता था। क्यों? बिकॉज ये इंडिया से यूरोप जाने वाले ट्रेड का सेंटर था, और जो भी सेंटर में होता है दो ट्रेड एरिया के बीच में, उनको दोनों के कल्चरल से, दोनों के फाइनेंसेस से फायदा होता है, इसलिए वो एक प्रॉस्परस एरिया था। लेकिन आज की डेट में वो प्रॉस्परस नहीं बचा है। तो फ्यूचर में अगर चाबहार को सेंटर ऑफ द ट्रेड बनाना है, जो इंडिया का ट्रेड सेंट्रल एशिया के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ होता है, उसका सेंटर बनाना है, और अगर ईरान को फिर से इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो इंडिया के बिना नहीं होने वाला। सेकंड, वहां पे जो अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने देश में जो अलग अलग टैलेंट पुल करना चाहते हैं, वो डायस्पोरा उनको इंडिया से ही मिलता है। इंडिया को ऑफकोर्स रेमिटांसेस मिलते हैं, लेकिन वहां पे जो पढ़ी लिखी वर्कफोर्स मिलती है ना, वो पूरी इंडिया से मिलती है। देन इंडिया उनको इकोनॉमिक हेल्प करता है, चाहे वो 120 मिलियन डॉलर का चाबहार पोर्ट क्यों ना हो, 250 मिलियन डॉलर का लोन क्यों ना हो, डिफिकल्ट टाइम्स में उनसे ऑयल खरीदना क्यों ना हो, उनके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्यों ना हो, ये सारी चीजें इंडिया करता है। इंडियन हेल्प टू काउंटर टेररिज्म, बिकॉज उनके देश में भी जो बलोचिस्तान रीजन है वहां से टेररिज्म आता है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया हेल्प कर सकता है, बिकॉज पड़ोस से उनका भी पाकिस्तान है, जो एक साइड तो कभी ले ही नहीं सकता। देन इंडिया फॉर निगोसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, वो अमेरिका के सैंक्शंस अगर हटाने हैं तो निगोशिएशन के लिए इंडिया बीच में खड़ा रह सकता है, बिकॉज अमेरिका इंडिया की बात नहीं टालेगा। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहते हो, फिर से नॉर्मल होना चाहते हो, तो इंडिया इज रिक्वायर्ड फॉर द निगोसिएशंस। देन इंडिया ने उन्हें ब्रिक्स में, एससीओ में सीट दी, दोनों जगह पे उनको प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन में भी जरूरत पड़ी तो इंडिया और इंडिया के इतने सारे फ्रेंड्स,
सब उनके साथ खड़े हो सकते हैं इंडिया के कहने पे, तो वहां भी इनको इंडिया की जरूरत लगेगी ही लगेगी। प्लस जिस तरीके से दुनिया ग्रो कर रही है, ये सिर्फ अपने ऑयल मार्केट के भरोसे आज की डेट में सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर उन्हें डाइवर्सिफाई करना है अपने देश की इकोनॉमी को, तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट और इंडिया में अपने प्रोडक्ट का मार्केट क्रिएट किए बिना उनका काम नहीं चलने वाला। तो इंडिया उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए एज वेल एज खरीदने के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडिया की बात छोड़ो, अगर ईरान को एक ढंग का कंट्री बनना है, तो उसके लिए भी उन्हें इंडिया के खिलाफ जाके नहीं चलने वाला। पाकिस्तान आपको इकोनॉमिक हेल्प या फिर निगोशिएशन की हेल्प या फिर काम के लिए ढंग का डायस्पोरा कुछ भी नहीं दे सकता। आप इंडिया के खिलाफ एक आध कमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने ही पड़ेंगे। सो छोटी मोटी चीजों के ऊपर खैर इंडिया ने तुरंत रिएक्शन भी दे दिया है, और ये चीजें ईरान के लिए अच्छा होगा कि वो ये सब ना करे। Right? So that is moral of the story, and that is about India and Iran relations, how it is going and how it is happening. So this was it from, I think, my side. Thank you so much. See you guys in the next class. Take care. Bye bye. Stay safe.